यूपीएससी के लिए सबसे बेसिक बुकों में से एक बुक मानी जाती है एनसीईआरटी। लेकिन कई बार एक एस्पिरेंट इन्हीं बुकों के अंदर उलझ के रह जाता है, कई बार 5 महीने तो कई बार 6 महीने। इतने लंबे समय के अंदर भी कंप्लीट एनसीईआरटी को एक एस्पिरेंट पढ़ नहीं पाता है और इस लंबे समय के अंदर वो उलझ के रह जाता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी साइंटिफिक अप्रोच बताऊंगा जिसके माध्यम से आप कंप्लीट एनसीईआरटी को विद इन 90 डे में पढ़ भी पाएंगे, रिवाइज भी कर पाएंगे और आप इसके नोट्स भी बना पाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट हाउ टू रीड एनसीईआरटी बुक within 90 days for UPSC preparation. Along with this, we will also learn some important topic which is this, how to read PYQ book. देखिए PYQ बुक के माध्यम से आप यूपीएससी के पैटर्न को समझ सकते हैं, उसके बारे में जानकारी लेंगे एंड हम इसके बारे में भी जानकारी लेंगे कि यूपीएससी के लिए नोट्स को कैसे बनाना है, एनसीईआरटी के नोट्स को कैसे तैयार करना है। सो हेलो एवरीवन, नमस्ते इंडिया एंड वंडरफुल वेलकम टू सिविल एस्पिरेंट। आई होप आप सभी लोग काफ़ी बेहतरीन होंगे। माय नेम इज मुकेश पुखराज एंड चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले में इस बात को हमें समझना होगा कि हमें किन किन एनसीईआरटी को पढ़ना है। देखिए, अगर हम कंप्लीट एनसीईआरटी को काउंट करते हैं 6 से लेकर 12 तक, तो हमारे पास में करीब 14 बुकें होती है। करीब 40 से 42 बुकों के आसपास हमारे पास में ये संख्या देखने को मिलती हैं। क्या हमें इन सभी बुकों को पढ़ना है? सबसे पहला सवाल हमारे पास में ये होना चाहिए। अगर हमारे पास में बुक लिस्ट लिमिटेड है और हमें पता है कि हमें किन किन चीज़ों को पढ़ना है, तो हमारे पास में ऑलरेडी एक स्ट्रेटेजी बन जाती है और हम कम टाइम में उन चीज़ों को कवर कर सकते हैं। वैसे मैंने इसको लेकर एक 10 से 12 मिनट का वीडियो बना के दिया था, फिर भी मैं आपको 1 मिनट में ब्रीफ में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, यूपीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट 2 सब्जेक्ट है जिसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी मस्ट है। एक तो हिस्ट्री है, दूसरा ज्योग्राफी है। ऐसा इसके लिए क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस में और कई बार प्रीलिम्स में डायरेक्ट फैक्ट आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए डायरेक्ट एनसीईआरटी से देखने को मिल जाते हैं। फिर बात रहती है पॉलिटी के लिए। पॉलिटी के लिए आप 11-12 की एनसीईआरटी को पढ़िए। बाकी चीज़ को आप, अगर आपको लगता है कि आपके पास में कम टाइम है, तो आप उसको लीव कर सकते हैं। रही बात इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी के लिए भी हमारे पास में 4 बुकें होती हैं, लेकिन उसमें भी हमें एक बात को समझना होगा कि हमें माइक्रो इकोनॉमी को नहीं पढ़नी है, सिर्फ मैक्रो को पढ़ना है। तो एक बुक वहाँ से भी हमारे पास में लीव हो जाती हैं। इन सब के अलावा इकोनॉमी को पढ़ने के लिए यूजुअली एक एस्पिरेंट नोट्स को रेफर करता है। अगर आपके पास में नोट्स हैं तो आप कई बार इकोनॉमी को नोट्स से कवर करने के बाद में एनसीईआरटी को पढ़ते हैं, तो उसमें टाइम कम लगता है। वो मैं आपको बाद में जानकारी बताऊंगा। वैसे मैंने आपको मोटा मोटी तौर पर बता दिया कि हमें मेनली ज्योग्राफी और हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी को पढ़ना रहेगा। नाउ वी विल लर्न अबाउट हाउ टू रीड एनसीईआरटी बुक। उस अप्रोच के बारे में जानकारी लेंगे जिसके माध्यम से आप इन कंप्लीट एनसीईआरटी को 90 दिनों में पढ़ पाएंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप एक कॉलेज के स्टूडेंट हैं और अगर आपको लगता है कि आप किसी मेंटर के साथ में जुड़कर यूपीएससी की तैयारी को शानदार तरीके से पूरा कर सकते हैं, देन आई विल रिकमेंड यू PW ओनली IAS। डेफिनेटली आप इस नाम को जानते होंगे, जिनके साथ में जुड़कर आप यूपीएससी की तैयारी को एक शानदार वे में पूरा कर सकते हैं। और अभी इनका प्रारंभ बैच शुरू हो चुका है जो कि कॉलेज स्टूडेंट के लिए है। ये इनका 3 ईयर पूरा प्लान रहेगा जिसके अंदर आपको एनसीईआरटी, CSET, GS, टेस्ट सीरीज, ऑप्शनल और इसके साथ में आपको स्किल बेस्ड ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ये कंप्लीट 3 ईयर का पैकेज कुछ इस प्रकार से रहेगा। आपको फर्स्ट ईयर में आधारशिला के नाम से यहाँ पर आपको एनसीईआरटी, GS और CSET इन सब की तैयारी आपको फर्स्ट ईयर में करवाई जाएगी। इन सेकेंड ईयर आपको ऑप्शनल और GS के बारे में जानकारी देखने को मिल जाएगी। GS की और ऑप्शनल की तैयारी आपको सेकेंड ईयर में करवाई जाएगी। इसके साथ में इन फाइनल ईयर में आपको इन सब के अभ्यास करवाया जाएगा, जिसके अंदर आपने जो जो चीज़ें पढ़ी हैं, आंसर राइटिंग के माध्यम से इनको कैसे बेटर बनाया जा सकता है, किस हिसाब से आप तैयारी को शानदार बना सकते हैं, किस हिसाब से आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, उन सब के बारे में आपको फाइनल ईयर में जानकारी दी जाएगी। ये क्लासेस कुछ इस प्रकार से चलेगी। आपको मंडे से सैटरडे रोजाना आपको क्लासेस देखने को मिल जाएगी GS और इसके साथ में स्किल बेस्ड ट्रेनिंग, जिसके अंदर आपको ChatGPT, वर्ड, एक्सेल इन सब के बारे में आपको जानकारी देखने को मिल जाएगी, जो कि आपको मंडे से सैटरडे आपकी क्लास लगेगी। इसके साथ में हर मंडे को यहाँ पर आपको टेस्ट देखने को मिल जाएगा और आपको हर 2 महीने के बाद में आप किसी एक ऐसे ब्यूरोक्रेट से मिल सकते हैं, एक ऐसे ऑफिसर से मिल सकते हैं जिनके साथ में मिलकर आप आपके डाउट को सॉल्व कर सकते हैं, तो उनसे भी आपको मिलने का मौका मिल जाएगा। वैसे इनका जो ये बैच है काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, फिर भी अगर आपको इनकी फीस को कम करना है तो आप हमारा कोड CE1 के यूज़ करेंगे तो आपको 1000 रुपीज़ का डिस्काउंट हमारी तरफ से देखने को मिल जाएगा। कंप्लीट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप इस बैच के साथ में जुड़कर अपनी कॉलेज की तैयारी के साथ में यूपीएससी की तैयारी को भी कर सकते हैं। जाइए और विजिट कीजिए। सो नाउ वी विल हम इस टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं जो हमारा मुद्दा था, जो हमारा वीडियो का टॉपिक था कि एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है। देखिए, मैंने आपको शुरुआत में बता दिया कि हमें किन किन एनसीईआरटी को लीव करना है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हमारे पास में क्या हो गया कि हमारे पास में एक बुक लिस्ट तैयार है। हमारे पास में ऑलरेडी जो बुकें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उनको हमने ऑलरेडी बाहर कर दिया है। इसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लाइक पॉलिटी के लिए है, ज्योग्राफी के लिए कौन कौन सी बुकें हैं, उन सब के बारे में मैंने एक वीडियो पहले बना रखा है, एक बार उसको देख लीजिएगा। सो नाउ हम देखते हैं कि इस अप्रोच को कैसे फॉलो करना है। एक न्यू एस्पिरेंट होता है, वो एनसीईआरटी को पढ़ता कैसे है उसको हम समझते हैं। सबसे पहले एक एस्पिरेंट 6 के एनसीईआरटी को उठाएगा, जो कि आप देख सकते हैं और पास्ट के नाम से है। हम हिस्ट्री के माध्यम से हम समझ रहे हैं। आप इस चीज़ को किसी भी सब्जेक्ट पे अप्लाई करके देखेंगे तो आपको सेम अप्रोच आपको देखने को मिल जाएगी, सेम बेस सबके ऊपर फॉलो हो जाएगा।
एक न्यू एस्पिरेंट पढ़ता है, सबसे पहले वो 6th के एनसीईआरटी को पढ़ेगा, देन आफ्टर वो 7th के एनसीईआरटी को पढ़ेगा और उसके बाद में वो आएगा 8th के एनसीईआरटी पे। लेकिन हमें इस बात को समझना होगा कि एनसीईआरटी बुक किन किन सब्जेक्ट के लिए है। अगर हम क्लास 6 के एनसीईआरटी को देखते हैं तो वो एंशिएंट इंडिया को लेकर बनी हुई है। इसके बाद में जो आप क्लास 7 के एनसीईआरटी देखते हैं तो वो आपके मिडिवल इंडिया को लेकर होती हैं। और फिर जो क्लास 8 की एनसीईआरटी होती है वो हमने मॉडर्न इंडिया को लेकर होती है, आधुनिक भारत को लेकर होती हैं। तो ये 3 बुकें हमारे पास में रहती है। इसके बाद भी हमारे पास में 3 बुकें रहती है जो कि होती हैं 11th, 12th, 9th, 10th और 11th के लिए, जो कि बुक आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है आपके 9th की बुक, ये है आपके 10th की बुक और ये है आपके 11th की बुक। इन 3 बुकों की मुझे नहीं लगता कि आपको पढ़ने की नीड है, क्योंकि ये वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक है और इसको आप किसी भी अच्छे कोचिंग के नोट्स के माध्यम से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और वहाँ से पढ़कर आप वर्ल्ड हिस्ट्री को कवर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास में भी टाइम नहीं है तो इसको आप कंप्लीटली लीव कर सकते हैं। तो ये बुकें हमने ऑलरेडी कम कर दी हिस्ट्री के अंदर भी। तो अब हमारे पास में बुकें बचती है 6। 3 बुकें रहती है जो 6 से लेकर 8 तक रहती हैं और हमारे पास में 3 बुकें रहती है जो कि रहती है 12th को लेकर, जिसमें पहली बुक होती है जो थीम्स इन इंडिया पार्ट फर्स्ट करके होती हैं। ये बुक हमारे एंशिएंट इंडिया की होती है। थीम्स इन इंडिया पार्ट सेकंड जो कि बुक हमारे पास में होती है मिडिवल इंडिया को लेकर, एंड थीम्स इन इंडिया पार्ट थर्ड जो कि हमारे पास में होती है मॉडर्न इंडिया को लेकर। हमने अब समझा है एक कॉन्सेप्ट को कि हमें कौन कौन सी बुक को पढ़ना है। अब हम समझते हैं कि कैसे इस बुकों को पढ़ना है। देखिए, अगर हम क्लास 6 की एनसीईआरटी को देखते हैं, जिसका अगर मैं आपको एक पैटर्न दिखाऊं तो आपको एक बात समझ में आती है कि ये बुक कंप्लीट एंशिएंट इंडिया को लेकर बनी हुई होती है। और अगर आप इस सिलेबस को देखते हैं तो शुरुआत में आपको कैसे चीज़ों को पढ़ना है, देन आफ्टर आपको जो एंशिएंट कल्चर है, आपको जो क्या कह सकते हैं स्टोन एज है, उसके बारे में जानकारी देखने को मिल जाती है। और 3rd चैप्टर में आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्लियर सिटी के बारे में जानकारी देखने को मिल जाती है। इस टाइप से कंप्लीट सिलेबस हमारे यहाँ से शुरू होता है। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, आप एक बार इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये क्लास 6 की बुक है और ये हमारे पास में क्लास 12 की बुक है। क्लास 12 के एक बार हम सिलेबस को देखते हैं, हमें क्या सिलेबस हमको देखने को मिलता है। देखिए, अगर आप इसका फर्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन को लेकर देखने को मिल जाती हैं, और ये सारी चीज़ें जो आपको क्लास 6 में जो सिलेबस देखने को मिलता है वही सिलेबस आपको ऑलमोस्ट 12th के अंदर भी देखने को मिल जाता है। तो हमें समझ में क्या आया इस बात से? देखिए, जो क्लास 6 में जो हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं ना, उसी का ब्रॉडर व्यू हमें क्लास 12th में देखने को मिलता है। एक एस्पिरेंट क्या करता है, सबसे पहले क्लास 6 को पढ़ेगा। क्लास 6 के अंदर करीब 120 पेज के आसपास इसके टोटल पेज रहते हैं। इसको पढ़ाने में मान के चलिए करीब वो 4 से 5 दिन लगाता है। इसके बाद में वो क्लास 12th को उठाएगा। क्लास 12th में भी करीब इसके आसपास पेज रहते हैं। आप काउंट करके बताऊँ तो करीब 113 पेज इसमें रहते हैं। इसको पढ़ने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि इसमें फैक्ट ज़्यादा है, तो मान के चलिए 6 से 7 दिन इसमें लग जाते हैं। टोटल मिलाते तो करीब हम 12 दिनों के आसपास में इन दोनों बुकों को नॉर्मली तरीके से पढ़ते हैं। लेकिन अगर एक एस्पिरेंट इस बुक को पहले पढ़ ले 12th में, जिसमें ज़्यादा फैक्ट है, ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा आपको डिटेल में जानकारी देखने को मिलती हैं, तो इस बुक को पढ़ने में जो पहले 6 दिन लग रहे थे, 1 दिन ज़्यादा लग जाएगा, 7 दिन हो जाएंगे। और फिर अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि जो जानकारी आपने क्लास 12th में पढ़ी है वो सारी जानकारी क्लास 6 में ऑलरेडी मेंशन है। कहने का मतलब इसके अंदर जो टॉपिक है वो इसमें ऑलरेडी मेंशन है। तो इसका मतलब इस बुक को पढ़ने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एज ए नॉवेल की तरह पढ़नी रहेगी। मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बार आप समझने की कोशिश कीजिए। एस्पिरेंट ट्राई करता है 6, 7, 8, 9, 10 और फिर उसके बाद में 11, 12 पे आते हैं। हम कोशिश करेंगे 12th, 11th फिर नीचे धीरे आएंगे। उससे क्या होगा कि हमारा टाइम शुरुआत में थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम शुरुआत में होगी, पर हमें एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि हमारा टाइम ऑलरेडी कम हो गया है, क्योंकि हमने शुरुआत में ही ब्रॉडर पर्सपेक्टिव को समझ लिया है और हमें अब छोटे से पर्सपेक्टिव को समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और एक बात आपको भी समझ में आ जाएगी कि जो क्लास 6 की बुक है इसके अंदर बहुत कम चीज़ें ऐसी है जिनको हमें याद करने की ज़रूरत है, जिनके हमें नोट्स बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि इस बुक को एज बिल्कुल जो एक बच्चा होता है उसके हिसाब से लिखा गया है। तो ये बात हमें समझ में आ गई कि हमें बुकों को किस हिसाब से पढ़ना है, हमें ब्रॉडर व्यू से शुरू करना है और नैरो व्यू पे आना है। ये मैंने आपको एंशिएंट इंडिया को लेकर बताया। ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लास 7 की बुक में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि 7 की बुक आपको मिडिवल इंडिया के लिए देखने को मिलती है, जो कि आपको क्लास 12th की सेकंड बुक से आप इसको कर सकते हैं, और क्लास 8th की बुक जिसको आप क्लास 12th की थर्ड बुक से कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपके हिस्ट्री के लिए अप्लाई होता है, क्या दूसरे बुकों के लिए भी अप्लाई होता है या फिर नहीं होता है? ये कॉन्सेप्ट आपको दूसरी बुकों में भी देखने को मिल जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया 11, 12 के लिए जो पॉलिटी की बुक है, तो उसमें तो आप डायरेक्ट 11, 12 की पढ़ सकते हैं, बाकी बुकों को आप डायरेक्ट लीव भी कर सकते हैं। वो अपने अपने पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है। अगर आपके पास में ज़्यादा टाइम है तो उनको पढ़िए, और अगर आपके पास में अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हैं तो आप जल्दबाजी कीजिएगा भी मत, आराम से पढ़िए। अगर आप 5-6 महीने एनसीईआरटी को पढ़ भी लेते हैं तो कोई घाटा नहीं है, कोई लॉस नहीं है। अगर आपके पास में कम टाइम है तब आप इस अप्रोच को फॉलो कीजिएगा। और ये सारी टेक्निक आपको ज्योग्राफी में भी देखने को मिल जाती हैं। पर ज्योग्राफी में एक बात का ध्यान रखिएगा, ज्योग्राफी की बुक इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इससे आपको डायरेक्ट प्रीलिम्स में फैक्ट देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बुक को आपको डायरेक्ट समझ में आएगी नहीं अगर आपका ज्योग्राफी में कोई भी बैकग्राउंड है नहीं। इस बुक में प्रॉब्लम ये है
कि इसके अंदर इतने ज़्यादा फैक्ट लिखे गए हैं छोटी छोटी लाइनों में कि उनको याद कर पाने में मुश्किल होती है। इस बुक में सारी जानकारी को मेंशन करने की कोशिश की है कम पेज में, तो इसको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको एक ही बात बोलूँगा कि एक बार हिस्ट्री को खत्म कर लीजिए, पॉलिटी को खत्म कर लीजिए, ज्योग्राफी के लिए आप काम कीजिए। या तो आप किसी मेंटर से अगर जुड़ रहे हैं तो पहले आप उनकी क्लासेस देख लीजिए और उसके साथ साथ में आप एनसीईआरटी को पढ़ते जाइए, आपको कम टाइम लगेगा। और या फिर इन बुकों को पढ़ने के बाद में आप यूट्यूब के माध्यम से जो बेसिक ज्योग्राफी के फंडामेंटल होते हैं उनको आप एक बार सीख लीजिए। फिर आप क्लास 11th की उठाइए, फिर 12th की उठाइए और फिर जाके आप 10th, 9th, 8th, 7th और 6th फिर इसके ऊपर आइएगा। आप इसमें 12th से शुरू मत कीजिएगा, आपने 11th, 12th और फिर आप 10th से शुरू कीजिएगा ज्योग्राफी के लिए। बट आप उससे पहले कुछ एक जो ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके लिए 10-15 क्लासेज आप देख लीजिएगा जो ज्योग्राफी को आपको बेसिक समझा देगी कि ज्योग्राफी को पढ़ना कैसे रहता है। उसके बाद में आप ज्योग्राफी को पढ़ने लगिए, आपको कम टाइम लगेगा। अदरवाइज सबसे ज़्यादा एस्पिरेंट को टाइम लगता है ज्योग्राफी में, क्योंकि उसमें फैक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं और पढ़ने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भी ज्योग्राफी में होती है। हमने एक ब्रॉडर व्यू समझ लिया कि हमें एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है। नाउ हम समझेंगे कि एनसीईआरटी के नोट्स को कैसे बनाना है। लेकिन उससे पहले हमें इस बात को समझना होगा कि एनसीईआरटी के नोट्स को बनाने से पहले कि एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं वो हमें समझ में कैसे आएंगे। वो हमें समझ में आएंगे पीवाई की बुक से। देखिए, मैं आपको ये बुक रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको दिशा की बुक ही खरीदना है। मैं आपको दिशा की बता रहा हूँ, आप चाहे तो विशाल की खरीदिए, अरिहंत की खरीदिए, जिस भी कंपनी की आपको अच्छे लगती है, जिस भी पब्लिकेशन की अच्छी लगती है उसको खरीदिए। मैं इन बुकों को इसके कारण बताता हूँ ताकि आपको मैं समझा पाऊँ कि इन बुकों को यूज़ कैसे करना है। पीवाई की बुक को आप एक बार ला के देखिए, इसके अंदर आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी। लाइक अगर हम हिस्ट्री को उठाते हैं, मैं आपको हिस्ट्री के माध्यम से समझाऊंगा। ये हिंदी मीडियम की बुक है, आप चाहे तो इंग्लिश मीडियम की हर सब्जेक्ट की बुकें देखने को मिल जाती हैं और इन सब बुकों को बाय करने की लिंक आपको नीचे देखने को मिल जाएगी। देखिए, अगर हम हिस्ट्री को उठा के देखते हैं तो मैं आपको कुछ एक चीज़ें समझाऊंगा कि यहाँ पे आपको जब आप आंसर में आके देखते हैं तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। या क्लास एनसीईआरटी के क्लास 12th के जो सेकंड है, 11th की जो सेकंड पार्ट है वहाँ से अध्याय 5 से ये क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि इसको आप देखेंगे क्लास 12 से पूछा गया है। इसी हिसाब से आप हर एक चीज़ में देख सकते हैं कि ये एनसीईआरटी के किस पोर्शन से पूछा गया है। आपको एक बात समझ में आई, ये प्रीलिम्स के क्वेश्चंस है जो यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए हैं और इसका स्रोत देखिए डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चंस मिल रहे हैं। और ये बात आपको किससे समझ में आई? पीवाई की बुक से। अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ने वाले हैं उससे पहले एक पीवाई की बुक खरीद लीजिएगा, उसके अंदर सारे क्वेश्चंस को अपनी आंखों से एक सरसरी नज़र से निकाल लीजिए। मुझे पता है आपको समझ में कुछ भी नहीं आने वाला, क्योंकि आपका बैकग्राउंड आर्ट्स का है नहीं। आप शायद एक इंजीनियर होंगे, शायद आप कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे, शायद आप बीएससी बैकग्राउंड से होंगे, तो आपको ये सारी चीज़ शुरुआत में समझ में आएगी नहीं। बट आपको करना क्या है, इन क्वेश्चंस को एक बार के लिए ऐसे ही पढ़ना है जैसे आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एज ए नॉवल की तरह इन क्वेश्चंस को पढ़ना है। उससे आपको हेल्प क्या होगी, उससे आपको एक बात समझ में आएगी। जब आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तब आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि ये पोर्शन ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने वो नाम एक जब कुछ चीज़ें पहले पढ़ लेते हैं तो जब वो सेकंड टाइम हमारे सामने आती है तो हमें समझ में ऑलरेडी आ जाती हैं। और एक बार उन क्वेश्चंस को लगा लीजिए, आंसर मत देखिए, सिर्फ क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपको आंसर भी देखने तो एक बार आंसर देख लीजिए, फिर एनसीईआरटी को पढ़िए। आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि इंपॉर्टेंट पोर्शन कौन सा है, किस हिसाब से यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ रहा है। यूपीएससी कोई आपको फैक्ट नहीं पूछ रहा है, यूपीएससी आपको एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछ रहा है, वो आपको इससे समझ में आ जाएगा। फिर आप एनसीईआरटी पे ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें एनसीईआरटी पे किन किन पोर्शन पे ध्यान देना है और किन किन चीज़ों के हमें नोट्स बनाने। नोट्स के लिए हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होती है एनालिटिकल थिंग्स, उनको किस हिसाब से समझना है। पीवाई की बुक आपकी बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करेगी। तो एक बार आप पीवाई की बुक को लाइए और इन चीज़ों को साथ साथ में पढ़ने की कोशिश कीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि एनसीईआरटी के अंदर कौन कौन से पोर्शन इंपॉर्टेंट है। हमने एनसीईआरटी को देखा, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नोट्स। देखिए, नोट्स एनसीईआरटी के बनाने जरूरी हैं या नहीं है, ये सवाल आपके पास में बहुत ज़्यादा आएगा। अभी मैंने आपको एक चीज़ दिखाई कि डायरेक्ट आपको यूपीएससी प्रीलिम्स में पीवाईक्यू से आपको एनसीईआरटी से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। मतलब एनसीईआरटी से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे तो जाते हैं, ये बात तो हमारे पास में क्लियर होगी। अब एक बात हमें समझ में आ जाती है कि हम एनसीईआरटी को हल्के में नहीं रहेंगे। अगर आप अभी एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं और आपको एग्जाम देना आज से 2 साल बाद में, तो क्या आप सारे फैक्ट को याद कर पाएंगे? इम्पॉसिबल है। सारे फैक्ट को बार बार आपको रिवाइज करने की नीड रहेगी। तो आपको करना क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया क्लास 6 के अगर आप बुक को उठाते हैं तो वो आपको एंशिएंट इंडिया को लेकर देखने को मिलती है, जिसके अंदर आपको स्टोन एज, फिर आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन, आपको ये कैलकोलिथिक एज है, इसके बारे में आपको जान के देखने को मिलती है। इसके बाद में आपको वैदिक पीरियड है, इसके बारे में जान के देखने को मिलती है। एक बार आप टाइम पीरियड को बना दीजिए। जो पोर्शन आप क्लास 6 में लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टॉपिक को डालिए। जो क्लास 6 में आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसको भी लिखिए, क्लास 12th में जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसको लिखिए। आप नोट्स को क्लास के अकॉर्डिंग मत बनाइए, टॉपिक के अकॉर्डिंग बनाइए, ताकि आपके लिए वो नोट्स प्रीलिम्स और मेंस दोनों में हेल्प करेंगे। क्लास के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो आप बाद में सारी चीज़ों को समराइज नहीं कर पाएंगे। टॉपिक वाइज चीज़ों को बनाइए
और नोट्स बनते कैसे हैं उसको लेकर मैं आपको डिटेल में वीडियो बना के दूंगा। वैसे मैंने आपको बता के दिया था, फिर से मैं आपको बना के दूंगा, जिसमें सारी चीज़ों को अपडेट करके बताऊंगा करंट को कैसे शामिल करना रहता है। तो अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ रहे हैं तो आईवीसी में अगर आप कंप्लीट चैप्टर को पढ़ेंगे तो 8 से 9 पेज का चैप्टर है, उसमें आपको मुश्किल से 1 पेज के ऐसा टॉपिक मिलेगा जो फैक्ट है, जो आपको पढ़ने हैं। तो आपका क्या कीजिए, जो जो आपको लगता है कि इनको पढ़ने की जरूरत है उनको आप सेपरेटली लिखिए। और एक बात ध्यान रखिएगा कि एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर एस्पिरेंट क्या करता है कि कंप्लीट बुक को लेता है और एज ए इंपॉर्टेंट जो बुक होती है ना, लाइक इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हैं वैसा पढ़ने की कोशिश करेंगे, एक एक लाइन को शुरुआत से ही हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। वैसा मत कीजिएगा, आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। आप एक कोशिश कीजिए, शुरुआत में किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे एज ए नॉवल की तरह पढ़िए। आपको समझ में आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है, एक पेज को अगर पढ़ रहे हैं सेकंड टाइम पढ़िए मत, उस बुक को एज ए नॉवल की तरह पढ़ते जाइए। एक चैप्टर को पढ़ने में मुश्किल से आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे, अगर 10-15 पेज है तो इतने टाइम लग जाएंगे, 15-20 मिनट 1 घंटा लग गया आपको, ठीक है। फिर वापस एक मार्कर उठाइए, फिर पढ़ना शुरू कीजिए। उससे क्या होगा, शुरुआत में आपके इतने एज ए नॉवल की तरह स्टोरी लाइन को समझ लिया है, अब आपको चीज़ें डायरेक्ट आपके दिमाग में क्लिक करेगी, आपको समझ में आ गया कि चैप्टर कहना क्या चाहता है। आपने एज ए समरी की तरह पढ़ा है और अब आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो लग रहे हैं, जो आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट पोर्शन है, उसको इस टाइप के मार्कर से हाईलाइट कीजिए और चीज़ों को आप समझते जाइए। और थर्ड टाइम में जब आपको लगता है कि आपको इन चीज़ों के नोट्स बनाने, तो आप इसको नोट्स भी बना सकते हैं। इन सब के अलावा काफ़ी लोग मुझे बोलते रहते हैं कि प्रैक्टिस किससे करनी है। देखिए, यूपीएससी के लिए प्रैक्टिस के लिए आप टेस्ट सीरीज को यूज़ कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। देखिए, टेस्ट सीरीज के अंदर हेल्प क्या होती है कि जैसे कि अगर आप किसी भी कोचिंग के टेस्ट सीरीज को उठाते हैं तो टेस्ट सीरीज की तरह मत लगाइए, उसको आप लगाइए एज ए प्रैक्टिस की तरह। लाइक अगर आप 2024 के लिए एग्जाम देने वाले हैं तो आप 2022 के एनसीईआरटी 2023 की जो टेस्ट सीरीज है उसको खरीद लीजिए, घर पे लाइए। जैसे आप हिस्ट्री को खत्म करते हैं एनसीईआरटी को, उसके बाद में हिस्ट्री खत्म होने के बाद, उससे पहले मत लाइएगा। हिस्ट्री जब आप पढ़ लेते हैं या पॉलिटी आप जब पढ़ लेते हैं, एक सब्जेक्ट खत्म होने के बाद में टेस्ट लाइए। एक सब्जेक्ट के आपको 3 टेस्ट देखने को मिलते हैं, लाइक पॉलिटी के देखेंगे तो आपको 3 टेस्ट देखने को मिलेंगे और शुरुआत में ही आपको सिलेबस देखने को मिल जाता है। उन क्वेश्चंस को एज ए प्रैक्टिस की तरह लगाइए, एज ए रिवीजन की तरह लगाइए, क्योंकि एक टेस्ट में 100 क्वेश्चंस होते हैं और 100 क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताऊँगा ना, आप यहाँ पे देखेंगे तो करीब करीब आपको 37 पेज का एक्सप्लेनेशन देखने को मिलता है। तो एक टेस्ट में 37 पेज है, तो आप मानिए 3 टेस्ट में कितने हुए, करीब 120 पेज। तो आप कंप्लीट बुक को वापस से रिवाइज कर सकते हैं टेस्ट सीरीज के माध्यम से। तो आप एक बार टेस्ट सीरीज को घर पे ला सकते हैं। और मैं आपको ये नहीं कहूँगा किसी कोचिंग भी ज्वाइन कीजिए, आप डायरेक्ट घर पे लाइए, दिल्ली से मंगवाइए। और कैसे मंगवाना है उसको लेकर मैंने आपको एक वीडियो बना के ऑलरेडी दे रखा है, उसको देखिएगा। सो मुझे लगता है कि इस वीडियो में मैंने आपको एक मोटा मोटी तौर पर एनसीईआरटी को लेकर किन किन बातों को ध्यान में रखना है, कैसे पढ़ना है, क्या अप्रोच हो सकती हैं, उसके बारे में जानकारी दी है। इसके साथ में जो भी अदर जानकारी है वो भी मैं आपको इसके वीडियो के एंड में ऐड करूँगा। बट हाँ, अगर आपको लगता है कुछ आपका डाउट है तो आप एक बार कमेंट करके भी बता सकते हैं। और ये जो जानकारी मैं आपको बताता हूँ ना, ये सारी जानकारी आपको पेड कोचिंगों में देखने को मिलती है। लाखों रुपए की फीस पे करने के बाद में आपको ये जानकारी देखने को मिलती है। अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी जानकारी देखने को मिल रही हैं तो आप एक बार लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फेलो फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए। जाते जाते कुछ एक डाउट जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ उसको साथ साथ में इंक्लूड कर देता हूँ। अगर आपको यूपीएससी के किसी भी नोट्स की नीड है, अगर आपको लगता है कि यूपीएससी में आपको किसी भी छोटे छोटे डाउट है स्टडी मटेरियल को लेकर, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। देखिए, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको लगभग हर वो चीज़ जो एक एस्पिरेंट के लिए जरूरी है वो मैंने वहाँ पे अपलोड कर दी है। यूपीएससी के पॉपुलर कोचिंगों के नोट्स, मेरे खुद के नोट्स, टॉपर्स के हैंड रिटन नोट्स, यूपीएससी के सिलेबस की पीडीएफ, सब कुछ आपको एक साथ में देखने को मिल जाएगी। और अभी रिसेंटली मैंने 10,000 MCQ भी वहाँ पे अपलोड कर दिए हैं, तो एक बार जाके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ में अगर आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं आपको स्टोरी के माध्यम से कई बार जो भी ऑफर होते हैं, जो भी आपको लगता है कि कहीं पे आपको फ्री में क्लासेस देखने को मिल जाती है, तो उसके बारे में मैं आपको इंस्टाग्राम पे स्टोरी के माध्यम से जानकारी देता हूँ। उसकी लिंक आपको नीचे देखने को मिल जाएगी। इन सब के अलावा अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो, अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी में जरा सी भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है और आप हमसे बात करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो आप वहाँ पे आके हमसे बात कर सकते हैं। कोई भी अनगिनत बकवास क्वेश्चंस नहीं करेगा। अगर आप कोई भी बेफालतू का इनरिलेवेंट क्वेश्चंस करते हैं तो आपको जवाब नहीं मिलेगा, पर अगर आपका क्वेश्चंस रिलेवेंट है तो डेफिनेटली आपको एक टाइम के बाद में जवाब देखने को मिल जाएगा। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं तब तक के लिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते हुए रहिए। किसी और दिन, किसी और रोज़, किसी और टॉपिक के साथ में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।